हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में कि मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाउंडेशन नोटबुक में टिक लगा दूंगा। तो ये आप ही लोग का नोटबुक है फाउंडेशन वाला, ठीक है। मैं उसमें यूनिट नंबर 11 पे आया हूँ और यूनिट नंबर 11 से मॉडर्न फिजिक्स है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। यूनिट 11 का नाम है डुअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ध्यान से सुनना, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे मैं उन पे ही आज चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। इस नोट पॉइंट्स पे ध्यान देना, ये नोट पॉइंट पे। अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट एनर्जी दी जाती है तो उनकी वेलोसिटी कितनी होती है? √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की संभावना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर लो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। एंड कुछ पॉइंट्स जैसे मिलीकन ने आयरडॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला था, चार्ज कितना निकाला था। ऑब्जेक्ट में पूछा गया था ना, चार्ज कितना, -1.6 × 10⁻19 कूलम। किसने निकाला? मिलीकन ने। चलिए, एंड एक टर्म्स यहाँ ध्यान देना। 1897 में थॉमसन ने सर्वप्रथम E/m रेशियो के हेल्प से कौन सी निकाला था, चार्ज का स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। कितना निकाला था? 1.75 × 10⁻11। चलिए, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू याद हो गया होगा आपको। एंड आ जाइए, कुछ नोट पॉइंट पे ध्यान देना है तुम्हें। किसी धातुई मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट यानी निकालना इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाती है, ठीक है। एंड मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट के लिए जो प्रारंभ में मेटेलिक सरफेस को या मेटेलिक प्लेट को आप एनर्जी देते हो, न्यूनतम एनर्जी, उसे कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। फाइ नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क फंक्शन को का ऐसे यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। ये सब आपके फाउंडेशन कॉपी में लिखा हुआ होगा। एंड बच्चा वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे भी एग्जाम में आपको फंसाने के लिए पूछ लिया जा सकता है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, तो मेगा का वैल्यू कितना होता है? मेगा का वैल्यू 10⁻6 वोल्ट होता है। 1 मेगा वोल्ट बराबर इतना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितना आपको पता है? 1.6 × 10⁻19 जूल। गुना मेगा का मान बताइए, तो 10⁻⁻6, घटा दीजिएगा तो इतना आएगा ना। तो ये सब टर्म्स आप याद रखना। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 1 वोल्ट को मल्टीपल कर दो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ जाएंगे। और कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल होता है। चलो, क्या यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी बार वो जो मॉडल बिहार बोर्ड ने मॉडल जारी किया उसमें था ना, ये देखो चांदी के बारे में, ये मैंने पढ़ाया था तुम्हें फाउंडेशन में चांदी के बारे में। ये तो आप ही का नोटबुक है ना, आप देख तो लो, ठीक है। तो ये कोई आवश्यकता नहीं कि अब चांदी ही पूछे जाएंगे, आपको ये सब का सब देख के जाना। ऐसे ज़्यादा मिनिमम अगर आपसे पूछ जाए तो CGM का, ठीक है। किसका वर्क फंक्शन मिनिमम होता है? तो CGM का। किसका मैक्सिमम होता है? तो प्लेटिनम का। किसका? प्लेटिनम का। यही पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। प्लेटिनम का कितना है? 5.65, ठीक है। इसका कोई तोड़ नहीं है। मैंने VVI कर दिया है, देख, मैंने CGM को VVI करा है एंड प्लेटिनम को, ठीक है दोस्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच जल्दी जल्दी धड़ाधड़ शेयर कर दो, ठीक है। क्योंकि अभी नाइट का 2 बज रहा है और मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे आप पे विश्वास है कि आप मुझे आगे लेके जाओगे, ठीक है। आप ही की बदौलत हम भी हैं, ठीक है दोस्त। चलो, एंड ये सब क्वेश्चन आप अपना पढ़ो, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। चलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बार मॉडल सेट में पूछे गए थे। जब विशिष्ट फ्रीक्वेंसी या उससे अधिक फ्रीक्वेंसी के लाइट किसी मेटेलिक प्लेट के सरफेस से इंसिडेंट होती है, यानी टकराती है, ठीक है, आपतित होती है, तो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इमिशन होता है, और इसी फेनोमेना को अपना क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। 1905 ईस्वी में किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना। वर्क फंक्शन तुम जानते हो ना, किसी भी मेटेलिक प्लेट अपने से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड करता है कि मुझे इतना न्यूनतम एनर्जी चाहिए, इतना एनर्जी मुझे दोगे उसके बाद ही मैं इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करूँगा, ठीक है। तो किसी भी मेटेलिक प्लेट का वह न्यूनतम एनर्जी जिसे वो पा करके इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती है, वर्क फंक्शन कहलाती है। चलो, तो ये सब क्लियर है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। ये एक्सपेरिमेंटर हूँ तो देखना नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक पॉइंट मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा, ध्यान देना। एनोड, एनोड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, बताओ। एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड नेगेटिव। ये भी पूछने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे 2021 में ना, कन्फ्यूजन वाले टर्म्स पूछे जाएंगे, जैसे कैथोड का नेचर पूछेगा ना, कैथोड का नेचर नेगेटिव, एंड एनोड का पॉजिटिव, एनोड का पॉजिटिव। अब देखो दिमाग में कैसे आता है ना, एनोड, एनोड, अब ये वोवेल है तो आपके दिमाग में आएगा नेगेटिव मार देते, बट नहीं, वोवेल है दिमाग में आता है, बट ये पॉजिटिव होता है, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव। चलो भैया आगे बढ़े अपना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किन किन बातों पर डिपेंड करती है, आप देख लो, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो, एक पॉइंट पे ध्यान देना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली फ्रीक्वेंसी। किसी मेटेलिक प्लेट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए जो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी दी जाती है ना, उसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे म्यू नॉट, न्यू नॉट या एफ नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ गए ना। चलिए, या मैंने लिखा वेव फ्रीक्वेंसी, जिसे मेटेलिक प्लेट प्राप्त करके फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, रिलीज करती है, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। एक भी है, मैंने यहाँ पे क्या आप लोगों को कॉपी में, कैथोड के सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू है वो शून्य हो जाती है, उसे कहते हैं अंतक विभव, निरोधी विभव, समझ गए ना, निरोधी विभव कहते हैं। चलिए, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियम को पढ़ लीजिएगा। पहला है, किसी मेटेलिक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन की रेट जो होती है इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी का प्रोपोर्शनल, एंड दूसरा है वीवीआई बिहार बोर्ड के लिए भी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मिनिमम कैनेटिक एनर्जी इंसिडेंट रे के फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मिनिमम कैनेटिक एनर्जी इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। और भी टर्म्स है, ज़्यादा पढ़ना तो है नहीं आपको, दो तीन टर्म्स पढ़िए। फोटोन से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। अच्छा, फोटोन से एक कॉन्सेप्ट जब ये रिलेटेड है तो मैं एक टर्म्स को यहाँ पे समझाना चाहूँगा, प्लीज केयर। आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, प्लांक कौन सिद्धांत दिया था, क्वांटम सिद्धांत, ये भी पूछे जाते हैं बार बार। प्लांक कौन सिद्धांत दिया था, क्वांटम सिद्धांत। अगर कोई पूछे क्वांटम थ्योरी किसने दिया, क्वांटम थ्योरी किसने दिया, तो प्लैंक ने, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया, आइंस्टीन ने। तो हमारे आइंस्टीन साहब ने प्लैंक के क्वांटम थ्योरी की हेल्प से बताया कि लाइट यानी रेडिएशन, यानी उसी को एनर्जी कहते हैं, लाइट यानी एनर्जी का छोटा छोटा बंडल है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अच्छा, फोटोन की एनर्जी जो होती है फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल होती है, ये किसने बताया, आइंस्टीन ने, ठीक है। तो ई प्रोपोर्शनल किसका, न्यू का, एंड प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एच एक कांस्टेंट टर्म्स आएंगे, एच एक कांस्टेंट टर्म आएंगे, जिसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। कौन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। और न्यू बराबर आप पढ़े थे स्पीड ऑफ लाइट बाई लैम्डा, तो वो पुट कर दिए थे एस सी बटा लैम्डा, ये भी पूछे जाते हैं। चलिए,
एंड कुछ टर्म्स यहाँ पे है। अच्छा, प्लांक कांस्टेंट का ऐसा यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड, एंड प्लांक कांस्टेंट के वैल्यू होता है 6 डेसिमल कितना 6 इंटू 10⁻⁴ कितना -34 जूल इंटू सेकेंड। अगर डायमेंशन पूछे तो लिख दोगे ml/2 और यहाँ सेकेंड मतलब l, तो यहाँ t तो हो जाएगा ml/2 ये डायमेंशन हो गया किसका, प्लैंक कांस्टेंट का। मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। चलो, अब ये सब उतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान दो। कहा जा रहा है कि फोटोन उदासीन होता है, फोटोन उदासीन होता है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा विक्षेपित नहीं होता। तो अरे यार, उदासीन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कभी डालता ही नहीं है, ये सबको पता है। चलो, अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या ये आपसे पूछा गया था फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है? याद रखना, फोटोन का रेस्ट मास फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, बट जिस समय फोटोन चल रहा होता है ना, उस समय उसकी मास 0 नहीं होता, उस समय उसकी मास 0 नहीं होता। उसको डायनामिक मास कहते हैं, जो अब की बार पूछा गया था, जो तुम्हारे मॉडल में दिया था। देखो m बराबर मैंने सिद्ध कर दिया तुम्हारे कॉपी में, m बराबर कितना h/λc, ठीक है। तो ये पूछा था। अब तुम देखो कितना मज़े की बात है, तुम्हारे कॉपी में हर एक पॉइंट दिया हुआ है ना। थोड़ा इन्हें देखो, समझो, ठीक है। आइंस्टीन के प्रकाश के समीकरण को कहता दिखाने के लिए, तो ये सब कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म्स की ओर। नेक्स्ट टर्म्स हमारा क्या है, चलो भैया, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। ये अभी मैंने डायमेंशन बताया है, ये सब भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा देख लो इनको, ठीक है। एंड अब हम 1 मिनट एक पॉइंट पे ध्यान दो बेटा। द ब्रॉय या डी ब्रोगली वेव क्या है, ध्यान देना। मूविंग मैटर पार्टिकल्स, मूविंग मतलब गतिमान द्रव्य कण, द्रव नहीं द्रव्य कण से वेव एसोसिएट होता है। वेव क्या होता है बेटा, एसोसिएट होता है, रहता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेव कहते हैं, डी ब्रोगली वेव कहते हैं, या द ब्रॉय तरंग कहते हैं। समझ गए ना, द ब्रॉय तरंग कहते हैं। चलिए, ब्रोगली ने इनके बारे में बताया था, और वहाँ से हमारा द ब्रॉय का एक इक्वेशन आया था। तो ये सब भी टर्म्स है जो आपको मैंने पढ़ा दिया था। चलो, अब कुछ ये सब ऑब्जेक्टिव पे 1-2 बार फोकस कर लेना। ये सब तो ऐसे आपको पूरा क्लियर ही है, कहीं दिक्कत तो होगा नहीं। एंड चलिए, ये सब तो बहुत विस्तार में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आगे देखें, ये सब ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। चलो, ऐसे भी 2021 में उतना कठोर चीज़ तो आएंगे नहीं, इजी टर्म्स आएंगे, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उनको ज़्यादा करके फोकस करके देखा करो, ठीक है। चलो, ये सब में से क्या, अच्छा एक टर्म्स पे ध्यान दे दो, इनको मैंने भी कराया था तुम्हें। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, यह विकिरण ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए एक युक्ति है। इसकी कार्यप्रणाली प्रकाश विद्युत की प्रभाव पर आधारित है। तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि प्रकाश विद्युत सेल किस पर आधारित है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। समझ गए, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। समझ गए ना। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। इनकी संरचना और एक बार 2 बार देख लीजिएगा। इनका उपयोग है टेलीविज़न में, प्रकाश विद्युत, ये सब चीज़ों में। चलो, कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ें मैंने यहाँ पे कराया है, देख लो। वे न्यूनतम एनर्जी जिसे धातुई प्लेट प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है, वर्क फंक्शन कहलाती है। एंड फाई नॉट वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन एक छोटा सा एनर्जी है, तो एच न्यू नॉट होगा ये फार्मूला। क्योंकि ई बराबर अभी आपने पढ़ा था एच न्यू नॉट, तो वर्क फंक्शन भी न्यूनतम एनर्जी ही है, इसीलिए मैं ऐसा सूत्र लिख सकता हूँ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी मैंने बताया था, वे न्यूनतम फ्रीक्वेंसी जिससे मेटल प्लेट पा करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है, वो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड ये सब टर्म्स तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, समझ गए ना। चलिए, ये सब टर्म्स को थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ये सब। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ, चलो ये सब तो मैं आपको करवा दिए थे, ये सब जेईई मेंस के लिए है, हार्ड क्वेश्चन है इधर।
ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। वर्क फंक्शन का ऐसे यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का भी यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? प्रयोगशाला में गैसीय परमाणु को कांच के बॉक्स में रखकर वायु की दाब को कम करके बॉक्स में इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करते हैं तो एटम गर्म होकर विभिन्न प्रकार की अदृश्य और दृश्य पट्टी उत्पन्न करती है, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलो यूनिट नंबर 2 में आ जाओ। एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसमें पढ़ेंगे, परमाणु संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिफिनेशन आपने जाना। चलो ये सब तो फाउंडेशन का था, इसमें हम ज़्यादा समय लॉस नहीं करेंगे, हम सीधा बात करने वाले हैं अभी। ये सब को तुम देख लो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही छो बताने वाला अभी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट टर्म पे। रदरफोर्ड का जो भी दोष है उन्हें देखना है तुम्हें। बोर्स मॉडल को थोड़ा कर लेना भैया। कौन मॉडल? बोर्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल का उल्लेख करना। इनके आधार पर किसी एन कक्षा, यहाँ पे एन कक्षा भी लिख सकते हो, कुछ भी आ सकता है। एन कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की नेट एनर्जी नेगेटिव होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर करके जाना। ठीक है, वैसे भी मैं टेस्ट जो लेने वाला हूँ 7 जनवरी को, उसमें ये मैं डालूँगा, पक्का डालूँगा। ठीक है, तो ये करके आओगे, ये करके आओगे। जो बच्चे नहीं करोगे तुम्हें टेस्ट में ये क्वेश्चन छूट जाएगा, करके आओगे। समझ गए ना? ये बोर्स का मैंने मॉडल पढ़ाया था तुम्हें अच्छे से। ठीक है, ये करके आओगे, समझ गए ना? करके आना है बोर्स मॉडल। चलो बोर्स मॉडल करके आना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े, ये सब करके आना है। चलो भैया, ये अभी बोर्स मॉडल ही चल रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, मैंने आपको करके दिखाया था। देखो ये ग्राउंड लेवल पे एनर्जी ऑब्जेक्टिव में पूछा था ना। ठीक है, तो इसे देख के ये सिद्ध करना है तुम्हें, ये सिद्ध करना है। बोर्स मॉडल यहाँ है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी देखो कितना आया, -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है टोटल एनर्जी। यहाँ तक आपको सिद्ध करना है, बोर्स मॉडल यहाँ तक है। चलो 1 मिनट एक टर्म्स पे यहाँ पे ध्यान देना। ये जो आपको दिख रहा है ये है रिडबर्ग इक्वेशन, तो इसे भी देख लेना। रिडबर्ग इक्वेशन, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये इक्वेशन देख के जाना एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो अब इसमें तो न्यूमेरिकल टाइप्स प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं टोटल एनर्जी वनर्जी, ये सब कुछ तो बताया था मैं आपको। चलो एनर्जी लेवल थोड़ा देख लेना भैया। जैसे देखो ग्राउंड लेवल का की बार पूछा गया था ना, ये मॉडल सेट में था, ग्राउंड लेवल की एनर्जी बताइए। हो सकता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पूछ ली जाए तो कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का कितना होता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट का कितना होता है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब कुछ देख के जाना। ग्राउंड लेवल पूछा गया था मॉडल सेट में, ग्राउंड लेवल है ना। चलो एक्टिवेशन एनर्जी ये सब तो केमिस्ट्री में भी पढ़ाए होंगे। आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा ये सब को पढ़ लेना। बैंडिंग एनर्जी, चलो ये सब एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है इनको देख लेना। ठीक है, एंड ये सब बैंड जो भी है देख के जाना है, थोड़ा थोड़ा देख लेना ये सब। चलो ये सब सीरीज वीरीज थोड़ा देख लीजिएगा। लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये सब सीरीज पाए जाते हैं। अब 1 मिनट ध्यान देना, मैं कुछ टर्म्स यहाँ पे समझाया हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कौन सीरीज है, पालिमर सीरीज, बामन सीरीज जिसको बोलते हो। ठीक है, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, पेस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज,
एंड हम्फ्री सीरीज। कौन किस में किस रीजन में पढ़ते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। लाइमन सीरीज पढ़ते हैं अल्ट्रावायलेट में, बार्बर सीरीज पढ़ते हैं विजिबल लाइट में, पास्चन पढ़ते हैं इंफ्रारेड में, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में, फुंड भी इंफ्रारेड में, एंड हम्फ्रीज भी इंफ्रारेड में। समझ गए ना। तो ये आपसे ये जो मॉडल सेट था ना इनमें ये दोनों पूछा था। लाइमन किस में पढ़ते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में, एंड बार्बर सीरीज किस में पढ़ता है दृश्य भाग में। चलो ये यहाँ पे क्या हुआ है एनर्जी लेवल के आधार पर, समझ गए क्या। चलो उनको मैंने यहाँ पे व्याख्या किया है। लेमन सीरीज में ईएमएस स्पेक्ट्रम यूवी पार्ट में पड़ता है, ये टर्म्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये श्रेणी अवरक्त भाग में पड़ता है, पैश्चन पड़ता है अवरक्त भाग में, समझ गए ना। और ये देखो ये थोड़ा टर्म्स को समझ के जाना। पैश्चन बाल्मर सीरीज के बारे में थोड़ा देखो। बाल्मर सीरीज के बारे में क्या कहा जा रहा है 2021 के लिए मैंने इनको इम्पोर्टेंट कर दिया है। बाल्मर श्रेणी की रेखाएं दृश्य भाग में पड़ती है। देखो 2021 मैंने लिख दिया है ना, बच्चों से ही लिखवा लेता हूँ क्लास में, आप ही लोग तो लिखे थे, आप ही लोग का नोटबुक है ये। चलो ब्रैकेट सीरीज ये सब कुछ अच्छा है। चलो फुंड सीरीज ये सब केमिस्ट्री 11th में आप लोग पढ़े होंगे। चलो कुछ टर्म्स यहाँ से देख लो केमिस्ट्री टर्म्स। ये जो आपको दिख रहा है ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की ऑर्डर होती है 10⁻15, एंड ये है आपको एटम की ऑर्डर कितना 10⁻10 1 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। तो ये सब भी देख लेना है तुम्हें। एंड एक टर्म्स यहाँ से समझ लीजिए, एक टर्म्स यहाँ से समझिए कि प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है 1/137 टाइम्स होता है। ये हमने सिद्ध करके दिखा। भेदन क्षमता इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भेदन क्षमता प्रोटॉन का, प्रोटॉनों से ज़्यादा भेदन क्षमता न्यूट्रॉन का, यानी जो उदासीन है उसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा। और इससे भी ज़्यादा होता है किसका, इससे भी ज़्यादा होता है गामा का भेदन क्षमता सबसे अधिक। चलो यूनिट नंबर हम 3rd पे आ गए। मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट नंबर 3rd है नाभिक की संरचना। इनको पढ़ते जाना, ये सब टर्म्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब एक टर्म्स यहाँ से समझ लो, अगर कोई आपसे पूछे न्यूक्लियॉन के बारे में तो वहाँ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियॉन बनते हैं, ठीक है। समझ गए ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंबाइन को क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक का टोटल मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास ही होता है। एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है जो केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, ठीक है। ये है एटॉमिक नंबर एंड ये है एटॉमिक मास। चलो AMU सभी बच्चे जानते होंगे, 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, इसको देख के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बराबर वैल्यू, ठीक है। न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था, पॉली ने किया था। तो ये सब देख लीजिएगा। सत्येंद्र बोस ने बोसोन कण के बारे में बताया था, मेसोन के बारे में युकावा ने बताया था। न्यूट्रॉन के गुण हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे संभारिक आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब टर्म्स को केमिस्ट्री में अच्छे से एक्सप्लेन करता है गुरुजी लोग। तो ये सब में मुझे लगता है कि आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा, वैसे मैंने इन्हें बहुत ही अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करके क्लास में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। चलो एक टर्म्स यहाँ पे है नाभिक की आकृति के बारे में, ठीक है। तो ये फार्मूला नाभिक की आकृति के लिए याद रखना, ठीक है। R इक्वल टू R0 A⁴ जहाँ R0 है फर्मी कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट, फर्मी कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू होता है 1/2 × 10⁻15 लगभग 1.2 फर्मी, ठीक है। घनत्व के बारे में अगर तुमसे पूछा जाता है घनत्व, तो मैंने कैलकुलेट करके घनत्व कितना निकाला था। न्यूक्लियस की डेंसिटी 2.38 × 10⁻17 kg/m², ठीक है। ये डेंसिटी होता है मीटर क्यूब होगा, सॉरी, ठीक है मीटर क्यूब। ये बच्चे ने गलती कर दिया यहाँ पे, है ना। चलो अच्छा यहाँ मीटर क्यूब होता,
क्योंकि यहाँ मीटर क्यू है, समझ गए ना। अच्छा, जल का डेंसिटी 10⁻³ होता है, जबकि नाभिक की डेंसिटी उससे भी ज़्यादा होता है। ये पढ़ के जाना, नाभिक की डेंसिटी 10⁻17 किलो अपॉन मीटर क्यू। आइंस्टीन का E=mc सूत्र। चलो ये सबको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। नाभिक के बंधन ऊर्जा है, एंड बंधन ऊर्जा पॉजिटिव हमेशा होता है। चलो चलो चलो, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना है। देखो ये लोहा दिख रहा है ना, ये सबसे कम अस्थायी होता है, ठीक है। लोहा सबसे कम अस्थायी होता है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा था। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता शब्द का पहला प्रयोग बेकुरल नामक साइंटिस्ट ने किया था। वे सबस्टांस जिससे मंद न्यूट्रॉन को टकराने पर अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित होते रहता है, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब सुनो, रेडियो एक्टिविटी शब्द, एक क्वेश्चन पूछा था क्या वहाँ पे कि रेडियो एक्टिविटी किससे संबंधित नहीं है। भैया रेडियो एक्टिविटी ऐसा सबस्टेंस जिससे मंद न्यूट्रॉन को टकराएंगे तो नाभिक न टूटेगा दोस्त, नाभिकीय फेनोमेना है। अपने आप भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अभी देखो ना, मैडम क्यूरी के बारे में बताऊंगा, वो बोले कि ऐसे भी सबस्टेंस है जिसके एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अपने आप उससे जो है इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसका अल्फा बीटा गामा का, ठीक है, उससे उत्सर्जित होते रहता है, तो उसे कहते हैं नेचुरल फेनोमेना भी, ठीक है। बट हमारा ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये एटम से रिलेशन नहीं रखता, इसीलिए एटॉमिक फेनोमेना ये नहीं होगा, समझ गए ना। चलिए, एंड एक मिनट। तो दोस्तों मेरे फ़ोन की बैटरी अंतिम कंडीशन पहुंच गए, मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी हर पॉइंट को क्लियर करूं, ठीक है। चलो, तो ये सब पॉइंट को आप समझ गए होंगे। आई होप कि सब टर्म्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, ये सब आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 1898 में पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था, ठीक है। चलो, इनको पुरस्कार भी 1903 में मिला है। अच्छा, रेडियो एक्टिव रेडिएशन में कौन कौन से रे निकलते हैं। अल्फ़ा निकलते हैं, बीटा निकलते हैं और गामा निकलते हैं। अल्फ़ा का कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, क्या है ना कि अल्फ़ा एक अदृश्य विकिरण है जो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है पार्टिकल्स, पॉजिटिव होता है। और इनकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती है, हीलियम से। क्या ये आपके सेट में पूछा गया था, आप देख लो, आपके कॉपी से ही सब कुछ पूछा गया है। अगर अपने कॉपी को पढ़ के जाओगे ना तो मुझे तो नहीं लगता एक भी क्वेश्चन तुम्हें छूटेंगे, ठीक है। तुम देख रहे हो कि मैं हर एक पॉइंट, अब अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना ऑब्जेक्टिव में, अब देखो तुम्हारे ही नोटबुक में है, तुम्हें पढ़ाया गया है, ठीक है। फिर भी मुझे आपके लिए ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करके डालना पड़ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा नोटबुक को देखो, हर एक टर्म से लिखा हुआ है। चलो, एक बात सुन लो, अल्फ़ा का नेचर प्लस है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डेविएट होगा। बीटा का नेचर नेगेटिव होता है, ठीक है दोस्त। बीटा का नेचर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का ये पुंज माना जाता है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, डेविएट होगा। बट गामा उदासीन होता है, यानी उदासीन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कभी भी डेविएट नहीं कर सकता, वो विचलित नहीं होगा। तो कोई अगर आपसे पूछे अल्फ़ा को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से फेंकेंगे तो किधर डेविएट होगा, आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी। बीटा को भेजेंगे तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डेविएट होगा। गामा को भेजेंगे तो कहना वो डेविएट नहीं होगा। तो ये सब भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलो, मैंने वो सब टर्म्स यहाँ लिखा, देखो देखो मैंने सब कुछ करके यहाँ दिखाया है। यहाँ आप देख लो कि इधर प्लस चार्ज, इधर माइनस, कुछ इधर भाग गया, कुछ इधर भाग गया। जो इधर भागा होगा क्या वो बीटा होगा, क्योंकि बीटा नेगेटिव होते हैं तो वो प्लस की ओर भागेंगे। और ये इधर जो भागा होगा वो अल्फ़ा होगा, क्योंकि अल्फ़ा पॉजिटिव होते हैं, इधर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। और जो बीचों बीच निकल गया वो कौन सी रे होंगे, वो होंगे गामा। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में मैंने दिखाया है, समझ गए ना। चलो, इनके गुण देखो, अल्फ़ा बीटा गामा का हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए, बिहार बोर्ड में अल्फ़ा बीटा गामा गुण लिखे हैं तो गामा सबका गुण देख लो आराम से पढ़ के, इनको रेडी रखो। छोटे छोटे टर्म्स हैं, जरूर पढ़ के जाना है। गामा रे के गुण, ऐसे बीटा के 2 गुण पूछे गए थे, आपको याद होगा, ठीक है। चलो, रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो नेचर में कुछ एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं, ठीक है दोस्त। केमिस्ट्री वाले आपको बताए होंगे कि नेचर में कुछ एलिमेंट्स अनस्टेबल है, क्योंकि ये स्वतः विघटित होकर नए तत्व को जन्म देती है। इसे ही रेडियो एक्टिविटी विघटन कहते हैं। जैसे आपका पोलोनियम, बिस्मथ, रेडियम, यूरेनियम, ये सब है
ठीक है, स्वतः विघटित होता है। तो स्वतः विघटित हुआ तो नेचुरल फेनोमेना तो हो ही गया। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी किससे रिलेटेड ना है, तो किससे रिलेटेड नहीं है, सिर्फ एटॉमिक फेनोमेना से रिलेटेड ना है। आप अपना कॉपी पढ़ोगे ना तो कोई गलत भी बताएगा तो तुम उसे 100% पकड़ सकते हो। यूट्यूब पे देख रहे हो कितने सारे गलत एक्सप्लेन कर रहा है, बच्चा उसी को मान रहा है। वहाँ देखो सब्सक्राइबर लाखों में करोड़ों में है ना। चलो कोई बात नहीं है। रेडियो एक्टिव 6 के नियम, ये सब सोडी ने नियम दिया था। ठीक है, सोडी ने नियम दिया था और इनके नियम को थोड़ा पढ़ के जाना। सोडी ने क्या कहा था कि अगर अल्फा कण निकलेगा तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा। अगर अल्फा कण निकलेगा किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से तो वहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना से घटेगा, 2 से। मान लो कि कोई तत्व की परमाणु संख्या 92 है और वहाँ से एक अल्फा निकल गए तो इसका नया एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये पढ़ के जाना। ठीक है, दूसरा क्या बताया सोडी ने नियम कि अगर बीटा निकल जाएंगे ना तो बीटा निकल जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, अर्थात जेड में एक की वृद्धि होगी। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस बन गया, प्लस मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो एक बढ़ गया होगा तो एक जोड़ देना। तो सपोज करो कि ये 92 एक हमारे पास एलिमेंट है, यूरेनियम ही है, अब उससे एक बीटा निकल गया तो बताइए इसका परमाणु संख्या कितना होगा, परमाणु संख्या हो जाएंगे 93। तो ये सब पढ़ के जाना है तुमको, है ना, गलती नहीं करना। अच्छा, 3 नंबर पॉइंट पे आ जाओ। 3 नंबर पॉइंट पे सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में या तो एक अल्फा कण अथवा एक बीटा कण निकलता है, अर्थात ना तो दोनों एक साथ और ना ही एक बार में एक से अधिक कण निकलता है। ये सब टर्म्स पढ़ के जाना। एक टर्म्स यहाँ पे और सुनो, मास नंबर में 4 की कमी होती है। अगर मान लो कि 2 का एटॉमिक नंबर घट गया तो मास नंबर 4 से घटेंगे, समझ गए ना, क्लियर है क्या। एंड इसमें देख लो, इसमें देखो, इसमें जेड में एक की वृद्धि हुआ है बट मास में नो चेंज होता है। ये सबको पढ़ के जाना। चलो, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सोडी लॉ। अब सोडी लॉ के ये मैथमेटिकल फॉर्म है जो हमने फाउंडेशन में कराया था, तो ये सब केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे, कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार 2 बार जरूर देख लें। ठीक है, चलो हाफ लाइफ पीरियड को एक बार समझ लो। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, किसी भी रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस को क्या होके डिस्पोज यानी कि विघटित होकर के हाफ होने में जो टाइम लगता है उसी को कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। इसे रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, केमिस्ट्री में आप पढ़ लिए होंगे। एंड टी हाफ बराबर फार्मूला आपके सर लोग सिद्ध करते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। ये मैंने भी सिद्ध किया था। इसे यहाँ पे ये लेमडा हो गया आपका कौन चीज़, डिके। कौन सा डिके, डिके कॉन्स्टेंट है ये। चलिए, एंड ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो इनको ध्यान रखना। केमिस्ट्री में आपके बार आने के बहुत ज़्यादा इनका हाफ लाइफ पीरियड वाला फार्मूला 0.693 अपॉन लेमडा, वहाँ पे आपको पढ़ाया होगा कप्पा के। चलिए, एवरेज लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव आइटम्स की एवरेज लाइफ सभी एटम्स की आयु की टोटल सम में जब टोटल नंबर ऑफ से भाग देते हैं ना तो प्राप्त होती है। यानी टी एवरेज बराबर सभी एटम्स के आयु को जोड़ लो, अब भागा कर दो टोटल नंबर ऑफ एटम से, तब तुम्हें एक नंबर प्राप्त होंगे और उसी को कहोगे एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ बराबर सूत्र आता है, देखो मैंने डेरिवेशन कर दिया था और ये आया था कितना, ये आया था टी हाफ इक्वल टू, सबसे पहले तो एवरेज बराबर 1/लेमडा और 1/लेमडा का मैंने क्या बताया था बताओ। अभी तो आप टी हाफ पढ़े थे ना डियर स्टूडेंट, टी हाफ बराबर क्या पढ़े थे, 0.693 अपॉन लेमडा। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या 1/लेमडा कितना, 1/लेमडा को इतना लिखा जाता है 0.693 और टी एवरेज अरे नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते आप। क्या, ध्यान सुनो, क्या टी हाफ बराबर इतना पढ़े थे ना जी, टी हाफ बराबर इतना पढ़े थे ना। ठीक है, जब ये आप पढ़े थे, ये आप पढ़े थे तो क्यों नहीं आप इसे लिख सकते यहाँ पे टी एवरेज 1/लेमडा का मान रख दिए, हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना 1/लेमडा, तो ये तो एवरेज है ना। देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझिए, टी हाफ इक्वल टू 0.693 गुना 1/लेमडा लिख सकते हैं क्या, तो 1/लेमडा को हम कहते हैं ना टी एवरेज, तो यहाँ टी एवरेज रख दिए, हो गया। तो टी हाफ बराबर 0.693 इंटू टी एवरेज,
समझ गए ना, ये बहुत भी है, ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, थोड़ा देख के जाना। चलिए, एक्टिविटी टर्म्स और को थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्यूरी भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है, बेकुरल भी होता है, और 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 × 10 डिके पर सेकेंड होता है। ये सबको थोड़ा देख लीजिएगा। अल्फा डिके क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हीलियम एटम का निकलना अल्फा डिके कहलाती है। ठीक है, अगर अल्फ़ा निकल गया यहाँ से तो देखो 22 हो गया ना एटॉमिक नंबर, 222, 26 था 22 हो गया। एटॉमिक मास में सॉरी एटॉमिक नंबर में 2 घटा और मास में 4 घट गया, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, एंड हीलियम बना, क्योंकि अल्फ़ा निकला तो हीलियम ही तो बनेंगे। ठीक है, और जो नया तत्व यहाँ पे बनता है उसको बोलते हैं, नया न्यूक्लियस को डॉटर पुत्री बोलते हैं। ठीक है, बीटा डिके, बीटा डिके में क्या बताया था कि अगर बीटा निकलता है तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो जाती है एंड मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। गामा के बारे में, गामा के बारे में जब रेडियो एक्टिविटी सबस्टांस से फोटोन का इमिशन होता है तो गामा डिके हो कहलाती है और इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। चलो, न्यूक्लियर रिएक्शन ये सब थोड़ा देख लेना। कुछ नोट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि आपको वह प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के तत्व कंबाइन होकर के एक नाभिक का भारी नाभिक का फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। हाइड्रोजन बम, सन, ये सब न्यूक्लियर फिजन पर करती है। वह प्रोसेस जिसमें बड़े नाभिक टूट करके छोटे छोटे नाभिक में बढ़ जाता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, जर्मन ऑटो हॉर्न ने स्टेपमैन ने ये इसके बारे में बताया था। चलो, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, इसके प्रमुख भागों को लिखे एवं कार्यप्रणाली सहित उपयोगों को समझावें। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में फर्मी ने बताया था, क्या होता है, ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प से रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नियंत्रण विखंडन करके एनर्जी उत्पन्न की जाती है, उसे कहते हैं नाभिकीय भट्टी। कौन भट्टी, नाभिकीय भट्टी। नाभिकीय भट्टी का खोज किसने किया था, फर्मी ने 1942 में। न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रमुख भाग सुनो, सबसे पहला ईंधन होता है, ईंधन के रूप में यूरेनियम, यूरेनियम 235, 38, प्लूटोनियम, ये सब का उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, ईंधन के रूप में, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। दूसरा टर्म्स है मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडरेटर मंदक। ठीक है, मॉडरेटर इसका कार्य न्यूट्रॉन की जो गति तीव्र होती है ना उनको मंद करने के रूप में होता है। जैसे D2O मंदक के रूप में कौन लेते हैं, D2O लेते हैं, ग्रेफाइट लेते हैं। सबसे अच्छा मंदक D2O है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा मंदक तो D2O लगा के आओगे। एंड शीतलक के बारे में थोड़ा सुनो। कूलेंट विखंडन होने पर हीट उत्पन्न होता है। दोस्त, अगर आप कभी भी याद रखना, साइंटिस्ट फर्मी ने जब अपना नाभिकीय रिएक्टर को स्टार्ट किया था तो उसमें तीव्र गति से मंद न्यूट्रॉन दौड़ रहे थे, बहुत तीव्र थे, जिसकी गति को स्लो करने के लिए उन्होंने उसमें क्या डाला, D2O डाला या ग्रेफाइट डाला। एंड उसमें हीट उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, हीट। उस हीट को कम करने के लिए उससे या तो एयर पास करना होगा या तो जल पास करना होगा, इसे कहते हैं शीतलक। एंड परिरक्षण, शील्डिंग, इस युक्ति में कई प्रकार के तीव्र कण निकलती है जिसे बचने के लिए रिएक्टर को चारों तरफ से कंकरीली मोटी दीवार से बंद कर देते हैं, इसी कहते हैं शील्डिंग। समझ गए ना। नियंत्रक, कंट्रोलर किसको कहते हैं, रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की गति पर नियंत्रण पाने के लिए कैडमियम के छड़ का उपयोग होता है, जिसे कहते हैं नियंत्रक। ठीक है, ये सब आप याद रखना। इसे ऑफ और ऑन का भी बटन कहते हैं, किसको, कैडमियम के छड़ को, नाभिकीय रिएक्टर को शुरू और बंद करने का युक्ति यानी ऑफ और ऑन का बटन भी कहते हैं, किसको, कैडमियम की छड़ को। कार्यप्रणाली देखो, कार्यप्रणाली में कहता है सर्वप्रथम ईंधन यूरेनियम को हम नाभिक रिएक्टर में डाल देते हैं तथा जैसे ही इस युक्ति में लगे कैडमियम के छड़ को खींचते हैं नाभिक की विखंडन शुरू हो जाती है। मंदक के रूप में D2O डालते हैं जो न्यूट्रॉन की गति को, तीव्र गति को मंद करता है यूज करके, परंतु इससे जल को पास करके वाष्प के रूप में टरबाइन से टकराती है तथा विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम कैडमियम का छड़ पुनः उसी डिवाइस में पूर्वावस्था में डाल देते हैं और ये काम हमारा हो जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी से कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होते हैं।
ठीक है। तो ये था हमारा नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। इनका उपयोग देखो कहाँ कहाँ होता है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में, रेलवे में, हवाई जहाज में, कल कारखानों को चलाने में, प्लूटोनियम का उत्पादन में, परमाणु बम बनाने में। इसके द्वारा अनेक तत्वों के रेडियो आइसोटोप्स बनाए जाते हैं और जिसका उपयोग आज चिकित्सा, वायु विभाग, अन्य वैज्ञानिक खोजों में उपयोग होता है। यूनिट नंबर 4 पे, तो डियर फ्रेंड्स यूनिट 4 की बातें कल करेंगे। वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। ओके।